कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कभी कभी आप लोगों के कमेंट मुझे इतना डिसअपॉइंट कर देते हैं कि मैं कुछ आंसर ही नहीं दे पाती हूँ। आप लोग मुझे ये बताइए, क्या मैं इंसान नहीं दिखती हूँ आप लोगों को? मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है? आधी तूफान जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नहीं आ सकती है? नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो सकती है? मुझे हेल्थ इशू नहीं हो सकता है? आप लोगों को ये पता है कि मैं रेगुलर स्टोरी पोस्ट करती हूँ। महीने में 2-3 दिन मुश्किल से होता होगा जो मैं गैप करती होंगी। कभी कभी तो पूरा महीना ही बिना गैप के चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ आप लोगों के लिए स्टोरी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये मेरा काम है। हाँ, आप लोग मुझे बहुत प्यारे हो, जिसके लिए मैं कभी कभी एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालती हूँ। अगर मैं किसी दिन स्टोरी अपलोड ना कर पाऊँ तो मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ या फिर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं स्टोरी को अपलोड कर पाऊँ, तभी स्टोरी नहीं आ पाती है। और मैं लास्ट तक कोशिश करती हूँ कि मैं स्टोरी अपलोड कर ही दूँगी, और जब लास्ट में नहीं हो पाती है तो फिर बताने का क्या ही मतलब होता है कि आप लोग रात तक इंतज़ार कर लिए फिर मैं पोस्ट करूँ। इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। हाँ, जब मुझे कभी पहले कहीं जाना होता है और पहले से तय होता है तो मैं उसका पोस्ट ज़रूर कर देती हूँ। आप ही लोग बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? और आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हो जैसे लगता है कि मैं जानबूझकर स्टोरी नहीं पोस्ट कर रही हूँ। आप लोग इस बात को कभी ना सोचा करिए, क्योंकि मेरा काम मुझे बहुत प्यारा है और उससे भी ज़्यादा प्यारी मुझे मेरी ऑडियंस है, जिसके लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालती हूँ कि आप लोगों को निराश मुझसे कभी ना होना पड़े। नैना जी की बातें सुनने के बाद अवनी काफ़ी देर तक वैसे ही उनकी गोद में सिर रखे चुप पड़ी रही। बाहर से देखने पर वो शांत लग रही थी, लेकिन उसके मन के अंदर जैसे कई आवाज़ें, कई तूफान एक साथ चल रही थी। वो नैना जी की हर बात सुन रही थी, समझ भी रही थी, लेकिन उसके मन के अंदर एक दूसरी तरफ भी थी जिसे वो अनदेखा नहीं कर पा रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। क्या सच में इस रिश्ते को समय देना चाहिए? क्या सच में इस इंसान को समझने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन फिर उसके दिमाग में एक के बाद एक बातें घूमने लगी। जबरदस्ती शादी, हर फैसले में उसकी मर्जी को नज़रअंदाज करना, अपने माता पिता को लेकर डर, आर्यवीर का हर बात में अपने अधिकार जैसा व्यवहार, और फिर कल रात उसका बिना पूछे उसके करीब आना। वो हल्का सा सिहर गई। उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। वो ये सब भूल कर एकदम से सामान्य नहीं हो सकती थी, लेकिन सामने बैठी नैना जी को देखकर वो ये सब बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि आर्यवीर चाहे उसके लिए जैसा भी हो, नैना जी उसके लिए अब सिर्फ सांस नहीं रह गई थी। पिछले कुछ दिनों में उनके साथ उसने जो अपनापन महसूस किया था, वो कहीं ना कहीं उसे अपनी माँ जैसा लगने लगा था। वो उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। तभी नैना जी ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बहुत धीरे से कहा, एक बात बोलूं बेटा? अवनी ने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा। नैना जी मुस्कुराई और बोली, हर बात में आर्य गलत हो ऐसा भी नहीं है। अवनी ने कुछ नहीं कहा। नैना जी आगे बोली, मुझे लगता है उसके दिल में कुछ तो है तुम्हारे लिए। अवनी ने भौहें सिकोड़ कर उसकी तरफ देखा। नैना जी हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा फिर खुद ही हंस पड़े। मतलब विक्रम, उन्होंने कितनी बार आर्य से कहा कि तुम्हें तलाक दे दें, ये ज़बरदस्ती की शादी लेकर ढोने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ पल रुकी, लेकिन हर बार उसने इतना गुस्सा किया कि मुझे समझ ही नहीं आया। अगर सच में उसे फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे तो इतना क्यों लड़ता है? अवनी चुप रही। नैना जी ने कहा, वो तुम्हारे बारे में बहुत बातें नहीं करता बेटा, लेकिन तुम्हें अलग करने की बातें भी नहीं करता। उन्होंने उसकी तरफ देखा तो कहीं ना कहीं कुछ तो है उसके अंदर। अवनी हल्का सा हंस दी, लेकिन वो हंसी थकी हुई थी। नैना जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं चाहती हूँ बेटा तुम उस चीज़ को बाहर आने का मौका दो, उन्होंने धीरे से कहा। पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, उसमें झगड़े भी होते हैं, गुस्सा भी होता है, लेकिन अगर दोनों कोशिश करें तो बहुत कुछ बदल भी सकता है। फिर थोड़ा रुक कर बोली, और एक बात बताऊं, एक पत्नी अपने पति के गुस्से को भी संभाल सकती है, उसके टूटे हुए हिस्से को भी। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, मैं चाहती हूँ आर्य के अंदर जो बचपन से रिश्तों को लेकर डर, गुस्सा और जिद जमा है उसे कोई निकाले। उसे कोई ये महसूस कराए कि हर रिश्ता छूटने के लिए नहीं होता।
उनकी आंखें हल्की नम हो गई। मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को मौका दो। अवनी कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही, फिर अचानक उठकर बैठ गई और तकिए पर हाथ रखकर बोली, मॉम, आपको लगता है ये सब इतना आसान है? नैना जी मुस्कुराई। अवनी अब थोड़ा खुल गई थी। उसने एकदम बेटी की तरह शिकायत वाले अंदाज में कहा, आपका वो नक चढ़ा बेटा जिसके चेहरे पर हर समय ऐसा लगता है जैसे दुनिया उसी ने बनाई हो। वो हाथ हिलाकर बोली, आर्यवीर सिंह खुराना ऐसा, आर्यवीर सिंह खुराना वैसा। नैना जी उसे देखने लगी। अवनी अब रुकने वाली नहीं थी। उसने कहा, आपको पता भी है कितना एटीट्यूड है उनके अंदर? वो थोड़ा और करीब होकर बोली, अगर मैं थोड़ा सा भी नरम पड़ गई ना तो वो मेरा सिर ही फोड़ डालेगा। फिर मुंह बनाकर बोली, और वैसे भी उसकी शक्ल देखकर लगता है जैसे उसे दुनिया में किसी की ज़रूरत ही नहीं है। नैना जी उसे देखते हुए अपनी हंसी रोक रही थी। अवनी पूरी शिकायत मोड में आ चुकी थी। अवनी फिर बोली, और हर बात में उनका एक ही एक्सप्रेशंस, मैं आर्यवीर सिंह खुराना। उसने नकल उतारी, जैसे आर्यवीर सिंह खुराना के इशारों पर ही दुनिया चलती है, बाकी तो दुनिया बेवकूफ़ है। एक वही सबसे होशियार और इंटेलिजेंट बंदा है। नैना जी अब हंस पड़ी। उन्होंने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, तो तुम भी उसका सिर फोड़ दो। अवनी रुक गई। उसने हैरानी से उन्हें देखा। नैना जी बोली, क्या हुआ? फिर हंसते हुए बोली, तुम क्या कम हो? मेरी बहू हो तुम, मेरी। आर्यवीर सिंह खुराना से ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं हो। फिर थोड़ा सीना चौड़ा करके बोली, अगर आर्यवीर सिंह खुराना का एटीट्यूड इतना है तो उसकी बीवी का कितना होना चाहिए? नैना जी ने उसे छेड़ते हुए कहा। अवनी उनकी तरफ देखती ही रह गई। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें गोल हो गई। उसने उनकी बात का मतलब समझकर मुस्कुराकर थोड़ा शर्म से अपनी नज़रें झुकाते हुए बोली, वो सॉरी मॉम, आपसे ही आपके बेटे की शिकायत कर रही हूँ। वो मेरे दिमाग से ही निकल गया। नैना जी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मैंने बोला कि तुम मेरे बेटे की शिकायत मुझसे नहीं कर सकती हो। एक बात बताऊं? नैना जी थोड़ा उसके चेहरे के और करीब आई और धीरे से बोली, सच बोलूं तो मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और अकड़ू है, और मैं चाहती हूं कि मेरी बहू ज़िद में उससे भी आगे जाए ताकि उसकी अकड़ को ठिकाने लगा पाए। अवनी आश्चर्य से नैना जी की तरफ देखने लगी। मॉम, आप तो अपने अकड़ू बेटे जैसी बात कर रही हैं। नैना जी ने गर्व से कहा, हाँ, क्योंकि मैं भी आर्यवीर खुराना की मॉम हूँ, कोई ऐसी वैसी नहीं, तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ना ही चाहिए। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को देखती रहीं, फिर अचानक दोनों हंस पड़ी। अवनी ने पहली बार आज खुराना मेंशन में खुलकर हंसा। नैना जी ने हाथ आगे बढ़ाया। अवनी ने समझते हुए हाई फाई किया। दोनों फिर हंसने लगी। कुछ देर बाद नैना जी ने उसे अपनी तरफ खींचकर गले से लगा लिया। उसके बाल सहलाते हुए बोली, ऐसे ही हमेशा हंसते रहा करो बेटा। उनकी आवाज़ धीमी हो गई। बहुएं और बेटियां घर में हंसती हैं तो घर में रौनक बनी रहती है। अवनी चुपचाप उनसे लगी रही। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दोनों ने देखा, दरवाज़ा खुला और आर्यवीर अंदर आया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि कमरे में कोई और होगा। वो अंदर आया और उसकी नज़र सीधे सामने गई, जहां नैना जी और अवनी गले लगे हुए थी। वो कुछ सेकंड वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा है। अवनी ने जैसे ही उसे देखा वो तुरंत थोड़ा अलग होने लगी, लेकिन तभी उसने महसूस किया आर्यवीर उसे घूर रहा है। अवनी ने तुरंत नजरें फेर ली। नैना जी ने ये देख लिया। उन्होंने तुरंत कहा, क्या हुआ? फिर आर्यवीर की तरफ देखकर बोली, ये क्या तू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी बहू को हमेशा डराता रहता है? उन्होंने नकली नाराजगी दिखाई। मेरी बहू के पास बड़ी आंखें नहीं है क्या? आर्यवीर ने कुछ सेकंड दोनों को देखा, फिर हल्का सा सिर झुकाकर बोला, गलतफहमी मत पालिए मॉम। उसने एक नज़र अवनी पर डाली और बोला, आपको क्या लगता है आपकी बहू मेरी आंखें दिखाने से डर जाएगी? उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आई। आपकी बहू खुद लड़ाका और अकड़ की दुकान है, और आपको पता है सब कुछ खुद ही तय कर लेती है, कौन सही है कौन गलत। इतना बोलकर वो बिना कुछ और कहे अलमारी की तरफ गया और टॉवेल लेकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम का दरवाज़ा बंद हुआ। अवनी कुछ सेकंड उसी दरवाजे को घूरती रही। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे अगर नज़रों से दरवाज़ा टूट सकता तो अभी टूट जाता।
नैना जी उसे देखकर हंसने लगी, फिर उठते हुए बोली, अब भाई पति पत्नी के बीच में मैं कुछ नहीं बोल सकती। वो दरवाजे तक गई, फिर रुक कर बोली, और हाँ, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे पति को ऑफिस से आने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत है। अवनी ने तुरंत उनकी तरफ देखा। नैना जी ने कहा, अगर तुम लोगों का लड़ना खत्म हो गया हो तो एक कप कॉफ़ी का बनाकर पिला सकती हो। इतना बोलकर वो हंसते हुए बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर अवनी ने बाथरूम की तरफ देखा और धीरे से बड़बड़ाई, इस इंसान को इज्जत हजम ही नहीं होती है। वो तकिया उठाकर बोली, थोड़ी देर पहले मैंने सोचा था शायद सच में मुझे थोड़ा नरम होना चाहिए। उसने मुंह बनाया, लेकिन नहीं, ये तो पूरा एटीट्यूड की दुकान है। फिर धीमे से बोली, इसका एक ही स्क्रू ढीला है क्या? सो दूसरों को ब्लेम करता है और खुद में भर भर के गलतियां रखी हुई हैं। इतना बोलकर वो खुद ही चुप हो गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी सख्ती नहीं थी, जैसे उसके गुस्से में पहली बार थोड़ा सा सवाल भी जुड़ गया हो। आर्यवीर बाथरूम के अंदर आया और दरवाज़ा बंद करते ही कुछ सेकंड वैसे ही खड़ा रहा। पूरे दिन की थकान जैसे अचानक शरीर पर उतर आई हो। उसने धीरे से शावर ऑन किया। ऊपर से गिरता पानी उसके बालों से होकर चेहरे पर और फिर पूरे शरीर पर बहने लगा। उसने आंखें बंद कर ली और फिर थोड़ा पीछे कर लिया। ठंडे पानी की धार उसके माथे से नीचे फिसल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आज पूरे दिन बाद एक अलग ही शांति थी। अजीब बात थी, सुबह से वो लगातार काम में था, गुस्सा था, तनाव में था, लेकिन इस समय उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने आंखें बंद किए हुए ही धीरे से सांस छोड़ी। उसके दिमाग में कुछ देर पहले का सीन घूम गया। कमरे का दरवाज़ा, अंदर मॉम और अवनी दोनों हंस रही थी। फिर अवनी का मॉम की गोद में सिर रखकर बैठना, उसका बेटी की तरह आरवीर की शिकायत करना और फिर दोनों का हाई फाई करना। उसके होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। सच तो ये था कि आर्य अंदर आने से पहले ही रुक गया था। जब वो कमरे के पास आया था तब अंदर से दोनों की आवाज़ें आ रही थी। जाने क्यों उसके कदम रुक गए। उसने सुनने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन कुछ बातें कानों तक आ गई थी। अवनी की आवाज़, उसका कहना, आपका बेटा कितना एटीट्यूड दिखाता है, और फिर उसकी शिकायतें और बीच बीच में उसकी हंसी। ये सब सुनकर जाने क्यों उसके अंदर कुछ हल्का सा भरा हुआ था। और जब उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि अवनी मॉम के गले लगी है, तो एक पल को उसके चेहरे पर जो मुस्कान अभी थी उसे उसने तुरंत छुपा लिया था। वो मुस्कान किसी और के लिए नहीं थी, बस एक राहत थी। उसे हमेशा से लगता था कि इस घर में आने के बाद अवनी अकेली महसूस करेगी, लेकिन अगर मॉम के साथ वो ऐसे समय बिताएगी, उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो शायद उसके अंदर की बहुत सारी कड़वाहट कम होगी। उसने आंखें खोली और पानी की धार के नीचे खड़े खड़े सोचा, चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। मॉम के साथ रहोगी तो अपने दर्दों में कम उलझोगी, अपने पापा की चिंता से थोड़ा बाहर निकलोगी। उसने हल्का सा सिर झुकाया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आंखें गंभीर हो गई। शिखर जी का चेहरा उसके सामने आया। पुलिस स्टेशन, भाई, सिंघानिया ग्रुप, और फिर वो सवाल, किसने किया? उसने धीरे से आंखें खोली। पानी अब भी बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियां तन गई। उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में खुद से कहा, जिसने भी ये किया है उसकी उंगलियां हल्की बंद हो गई और शेखर जी को फंसाने की कोशिश की है। उसने शावर का पानी थोड़ा और तेज कर दिया। ठंडा पानी और तेजी से उसके चेहरे और कंधों पर गिरने लगा। उसकी गर्दन की नसें हल्की तन गई। उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ सेकंड तक वो वैसे ही खड़ा रहा। दूसरी तरफ कमरे से बाहर निकलने के बाद अवनी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। फिर उसकी नज़र दरवाजे पर गई, जहाँ से नैना जी गई थी। उनके जाते जाते बोले शब्द उसके कानों में झूम गए। एक कप कॉफ़ी बना देना। उसने तुरंत मुंह बनाया। हाँ, क्यों नहीं, वो धीरे से बड़बड़ाई। इतनी सेवा करके तो मुझे पद्मश्री मिली जानी चाहिए। लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद खुद ही चुप हो गई। उसने सोचा कि उसने पापा की मदद की थी। लंबी सांस ली। बस कॉफ़ी ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो धीरे धीरे नीचे किचन में चली गई। वहाँ जाकर उसने स्टाफ से पूछा कि आर्यवीर कैसी कॉफ़ी पीता है। फिर खुद ही बनाने लगी। कप में कॉफ़ी डालते हुए उसके चेहरे पर अजीब सी झिझक थी। वो खुद ही सोच रही थी, पता नहीं ये इंसान फिर क्या समझेगा।
कहीं फिर से खुद को भाव देना शुरू कर देगा कि मैंने इसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई हूँ। उसने तुरंत खुद को टोका। खैर मुझे क्या, गलतफहमी में जीना इसकी पुरानी आदत है, तभी तो इसे लगता है कि आरिवीर सिंह खुराना के इशारों पर ये दुनिया चलती है। कुछ मिनट बाद वो ट्रे लेकर कमरे की तरफ आई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसके कदम एक सेकंड के लिए रुक गए। आर्यवीर बाथरूम से बाहर आ चुका था। उसके बाल अभी भी हल्के गीले थे और माथे पर कुछ लटें आकर टिक गई थी। उसने बस एक सफ़ेद टॉवेल कमर में लपेटा हुआ था और अलमारी खोलकर कपड़े निकाल रहा था। अवनी की नज़र एक पल के लिए वहीं अटक गई। वो खुद भी समझ नहीं पाई क्यों। उसके चौड़े कंधे, मजबूत शरीर और खुला हुआ सीना, गीले बालों से पानी की कुछ बूंदें गर्दन तक आ रही थी। अवनी तुरंत नज़र हटाना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी नज़रें उसी पर रुक गई। उसके होठ सूखने लगे थे, उसकी धड़कन इतनी तेज चल रही थी। तभी आर्यवीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मेरा एक ब्लू कलर का शर्ट था, देखा है कहीं? अवनी जैसे वैसे ही खड़ी रही। उसे शायद सुनाई ही नहीं दिया। आर्यवीर ने मुड़कर देखा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो 2 कदम उसकी तरफ आया और उसकी आंखों के सामने उसने हल्की सी चुटकी बजाई। स्वीट हार्ट, मैंने पूछा, मेरा ब्लू शर्ट देखा है कहीं? अवनी जैसे अचानक वापस आई। उसने तुरंत कहा, नहीं, हाँ मतलब। वो खुद ही उलझ गई। आर्यवीर ने भौहें उठाई। पहले तय कर लो, देखा है या नहीं देखा है? अवनी तुरंत कॉफ़ी टेबल पर रख कर अलमारी के पास गई और जल्दी से एक ब्लू शर्ट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। देते समय उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आर्यवीर ने टी शर्ट ली, लेकिन पहनने के बजाय वहीं खड़ा रहा। फिर थोड़ा करीब आकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अभी तक तो तुम्हारी नज़रें मेरी हॉट बॉडी पर टिकी हुई थी और अब नज़रें फिरा रही हो। दिस इज़ नॉट फेयर बेबी। अवनी ने उसे घूर कर देखा। आर्यवीर ने थोड़ा आगे बढ़कर उसके कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने एकदम करीब खींचकर उसके कमर को मजबूती से पकड़ लिया था। आर्यवीर का हाथ अवनी के कमर पर पड़ते ही वो सिहर गई थी। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो उससे दूर नहीं हो पाए। आर्यवीर उसके गालों पर आई लटों को हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि अवनी ने अपनी नज़रें फेर ली। आर्यवीर मुस्कुराते हुए बोला, कुछ देर पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे नज़रों से ही मुझे खा जाओगी। वो थोड़ा झुककर बोला, और अब नज़रें ही नहीं मिला रही हो? अवनी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। आर्यवीर ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे छुप कर देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ही पति हूँ। आराम से जब चाहो और जैसे चाहो वैसे देख सकती हो। और मॉम से मेरी क्या तारीफ़ कर रही थी? अवनी ने तुरंत जवाब दिया, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो कि हर पल हर किसी से तुम्हारे बारे में ही बात करूं, तुम्हारे बारे में ही सोचूं और तुम्हारी ही तारीफ़ करती रहूं। बस मॉम को तुम्हारे बारे में थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन मुझे पता था तुम और चेंज हो ही नहीं सकता। घमंड जो भरा हुआ है कूट कूट कर। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, ना ही मुझे तुम्हें देखने में इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारे करीब आने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। मैं बस सोच रही थी कोई इंसान इतना एटीट्यूड लेकर भी कैसे घूम सकता है, लेकिन तुम तो आर्यवीर सिंह खुराना हो। आर्यवीर ने उसकी बात सुनी और होठ दबाकर मुस्कुराया और फिर उसके गाल को चूमते हुए बोला, एटीट्यूड तो तुम्हारे अंदर भी भरा हुआ है बीबी, तभी तो टक्कर बराबरी की है। और इस बात का गुरूर भी है कि तुम आर्यवीर सिंह खुराना की बीबी होने की हैसियत रखती हो। ये बोलते हुए वो उसके कमर को छोड़ दिया और अवनी तिल मिलाकर रह गई। ये जो तुम बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो ना, बहुत बुरा होगा एक दिन। आर्यवीर टी शर्ट पहनते हुए बोला, अच्छा कितना बुरा होगा बीबी, जरा बता दो। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। अवनी पीछे की तरफ जाते हुए बोली, मेरे करीब आने के बहाने मत ढूंढा करो तुम। आर्यवीर थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, तुम बातें ही ऐसी करती हो और चाहती हो मैं तुम्हारे करीब आऊं, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है बीबी। अभी तो मेरा मूड कॉफ़ी पीने का है, जो मेरी बीवी ने मुझे इम्प्रेस करने के लिए बनाया है। उसने कप उठाया, एक घूंट लिया, फिर उसकी तरफ देखकर बोला, कॉफ़ी अच्छी बनाई है। ऐसे ही मुझे इम्प्रेस करने के बहाने ढूंढते रहो, शायद एक दिन इम्प्रेस हो जाऊं। ये बोलकर आर्यवीर ने अपनी आई विंग की। अवनी उसे घूरते हुए बोली,
तुम्हारी गलती नहीं है। जब किसी को ज़्यादा भाव मिल जाता है ना तो सामने वाला तुम्हारी तरह ही हवा में उड़ने लगता है। अवनी ने फिर कहा, मॉम ने बोला था इसलिए बनाई है। आर्यवीर ने सिर हिलाया। आर्यवीर ने कप टेबल पर रखा और अंदर ही अंदर मुस्कुराया। फिर मन में भी धीरे से सोचा, जो बातें तुम नहीं बोलती हो ना बीबी, कभी कभी तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी खामोशी बता देती है। लेकिन उसने बाहर कुछ नहीं कहा, बस कप उठाया और खिड़की की तरफ चला गया। और अवनी वहीं खड़ी सोच रही थी कि आखिर आज मुझे हो क्या गया था। इस आदमी को इस तरह देखकर मैं किस तरह से उसे घूर रही थी, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। इसकी करीबी से मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई थी। सच में कोई मैजिक आता है क्या इसे। और उधर नैना जी जब अवनी और आर्यवीर के कमरे से बाहर निकल कर नीचे जा रही थी तो उनके चेहरे पर बहुत दिनों बाद वैसी हल्की और सच्ची मुस्कान थी जो किसी माँ के चेहरे पर तब आती है जब उसे अपने बच्चों के अंदर कोई छोटी सी उम्मीद दिखाई दे जाए। नीचे डाइनिंग एरिया में हल्की रोशनी जल रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए घर भी अब शांत था। दिग्विजय जी अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग टेबल के पास बैठे थे। उनके सामने खाना लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया था। जैसे ही उनकी नज़र नैना जी पर पड़ी, उन्होंने कुछ सेकंड उन्हें देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, आओ बहू, आर्य के कमरे से आ रही हो। नैना जी उनके पास जाकर बैठ गए। दिग्विजय जी ने गौर से उनका चेहरा देखा और फिर बोले, बहुत खुश लग रही हो बहू, क्या बात है। नैना जी ने गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुरा दी। पापा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे आर्य के बारे में। दिग्विजय जी उनकी तरफ देखने लगे। नैना जी धीरे से बोली, मैं जितना उसे समझने की कोशिश करती हूँ उतना ही इलझ जाती हूँ। एक तरफ वो अवनी को अपने पास आने नहीं देता, अपने मन की बात दिखाता नहीं। दूसरी तरफ अगर अवनी को कोई कुछ बोल दे तो सबसे पहले वही सामने आ जाता है। कोई उसके परिवार को परेशानी दे दे तो वो बिना सोचे समझे मदद करने पहुंच जाता है। वो दिखाता नहीं, लेकिन उसकी हर हरकत में अवनी कहीं ना कहीं रहती है। फिर समझ नहीं आता आखिर बात क्या है, क्या डर है उसके अंदर। कुछ पल चुप रहकर नैना जी फिर धीरे स्वर में बोली, पापा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा आर्य अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाए, अपने मन को समझे, अपनी फीलिंग को समझे। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए विक्रम की तरह। दिग्विजय जी का चेहरा अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और बोले, नहीं बेटा, विक्रम और आर्य की तुलना मत करो। उनकी आवाज़ में इस बार एक पिता का अनुभव था। उन्होंने कुर्सी पर थोड़ा पीछे होकर कहा, विक्रम अलग था, बहुत अलग। मैंने उसे बहुत समझाया था। मैंने उससे कितनी बार कहा था, करोड़ों की प्रॉपर्टी है बेटा, पैसा कमाने से ज़िंदगी नहीं बनती। परिवार को समय दो, पत्नी को समय दो, बच्चों के साथ बैठो। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि पहले बिजनेस, बाकी सब बाद में। उसे लगा पैसा सब ठीक कर देगा, लेकिन पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है बेटा, लेकिन सब कुछ नहीं, अपनापन नहीं। दिग्विजय जी कुछ पल रुके। उनकी आंखों में जैसे पुराने साल घूम गए। फिर वो बोले, लेकिन मेरा आर्य अलग है। उसका गुस्सा बड़ा है, उसका एटीट्यूड बड़ा है, लेकिन उसका दिल उससे भी बड़ा है। वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, बस उसे जताना नहीं आता। जिस दिन वो अपने मन को समझ जाएगा, जिस दिन उसे समझ आ जाएगा कि वो किसी से प्यार करता है, उस दिन वो बहुत अच्छा पति बनेगा, बहुत अच्छा। देख लेना। नैना जी चुप होकर उनकी बातें सुनती रहीं, फिर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ पापा। उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। अवनी बहुत प्यारी बच्ची है। कभी कभी उसे देखकर लगता है जैसे भगवान ने जानबूझकर उसे आर्य की ज़िंदगी में भेज दिया है। दिग्विजय जी की नज़र कुछ देर टेबल पर टिक गई। फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा, लेकिन मुझे एक डर लग रहा है बेटा। नैना जी तुरंत उनकी तरफ मुड़ी। किस बात का पापा। दिग्विजय जी कुछ सेकंड चुप रहे, जैसे वो खुद तय कर रहे हों कि ये बात बोलनी चाहिए या नहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है कहीं शिखर को फंसाने में विक्रम का हाथ तो नहीं। नैना जी का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने तुरंत कहा, पापा, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। दिग्विजय जी ने उनकी तरफ देखा और बोले, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ बहू, बस सोच रहा हूँ। देखो, सिंघानिया की बेटी सलोनी से विक्रम ने आर्य की शादी तय की थी। उसने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन आर्य ने सबके सामने उस फैसले को ख़त्म कर दिया और अवनी से शादी कर ली। और शिखर इतने सालों से सिंघानिया ग्रुप में काम कर रहा था, कभी किसी ने उंगली तक नहीं उठाई।
फिर अचानक अवनी और आर्य की शादी के बाद इतना बड़ा आरोप। नैना जी कुछ बोल ही नहीं पाई, वो भी सोच में पड़ गई। फिर धीरे से बोली, बात तो आपकी सही है पापा, लेकिन क्या क्या विक्रम ऐसा भी कर सकते हैं? उनकी नफरत। दिग्विजय जी ने एक लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता बेटा, और मैं चाहता हूँ कि मेरा शक गलत निकले, लेकिन अगर वो रुक गए। उनकी आंखें भारी हो गई। अगर विक्रम में सच में ऐसा किया होगा तो उसने बहुत बड़ी गलती की होगी। लोग गलतियां करते हैं फिर उनसे सीखते हैं, लेकिन मुझे डर लगता है कि विक्रम हर बार सीखने की बजाय नई गलती कर देता है। उन्होंने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, और अगर आर्य को कभी पता चल गया तो जो दूरी अभी है वो खाई बन जाएगी, और मैं नहीं चाहता मेरा बेटा मेरा पोता एक दूसरे से और दूर हो जाएं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। नैना जी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, आप इतना मत सोचिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दिग्विजय जी हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में थकान थी। उन्होंने कहा, बीपी ना बढ़ाऊं तो क्या करूं बेटा? ना मेरा बेटा सुनता है ना मेरा पोता। एक को समझाओ तो दूसरा जिद पकड़ लेता है। कभी कभी लगता है बुढ़ापे में बस यही दिन देखने बाकी थे। नैना जी का दिल भर आया। उन्होंने कहा, सब ठीक होगा पापा, आप टेंशन मत लीजिए। दिग्विजय जी धीरे से उठे। उनकी चाल में थकान साफ दिख रही थी। उन्होंने खाने की तरफ देखा भी नहीं। नैना जी तुरंत बोली, पापा डिनर तो कर लीजिए, टाइम हो गया है। उन्होंने बिना मुड़े कहा, मन नहीं है बहू। नैना जी ने फिर कहा, प्लीज़। लेकिन दिग्विजय जी बस एक पल रुके और बोले, आज नहीं, और अपने कमरे की तरफ चले गए। नैना जी वहीं बैठी रह गईं। कुछ देर तक खाली कुर्सी को देखती रहीं। उसके मन में एक साथ कुछ बहुत घूम रहा था। आर्य, अवनी, विक्रम शेखर जी। उन्हें लगा जैसे वो घर को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और कहीं कोई धीरे धीरे धागे खोल रहा है। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, क्या सच में विक्रम? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हुआ तो मैं क्या करूँगी? एक तरफ पति, एक तरफ बेटा, और बीच में ये घर। कब समझ आएगा इन्हें कि रिश्ते जीतने के लिए होते हैं, हारने के लिए नहीं। और वो वहीं बैठी बहुत देर तक खाली नज़रों से सामने देखती रही। अवनी और आर्यवीर दोनों अपने कमरे से नीचे डिनर के लिए आए। नीचे डाइनिंग एरिया में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। घर बड़ा था, लेकिन उस समय एक अजीब सी शांति थी। राजवीर पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा था, लेकिन आज उसका सामान्य वाला शोर नहीं था। उसके चेहरे पर भी कुछ चल रहा था। उधर नैना जी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। उनके हाथ में पानी का जग था, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। वो एक गिलास में पानी डाल रही थी और फिर वही पानी वापस जग में गिर गया। उन्हें खुद एहसास तक नहीं हुआ। अवनी ने कुछ सेकंड उन्हें देखा, फिर धीरे से उनके पास जाकर बोली, मॉम, सब लोग आ गए हैं, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नैना जी ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। अवनी ने थोड़ा और पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। मॉम, नैना जी हल्का सा चौंक गई। हाँ बेटा। अवनी ने उन्हें गौर से देखा। क्या हुआ मॉम, आप ठीक हैं? नैना जी ने तुरंत सामान्य बनने की कोशिश की। नहीं, कुछ भी नहीं बेटा, अवनी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। मॉम, आप पानी को गिलास में डालकर वापस जग में डाल रही थी। नैना जी एक सेकंड रुके, फिर खुद को संभालते हुए बोली, बस ऐसे ही, थोड़ा ध्यान नहीं था। अवनी उन्हें देखती रही, लेकिन कुछ बोली नहीं। फिर धीरे से उनके हाथ से जग लेकर टेबल पर रख दिया। इतने में आर्यवीर भी आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक नज़र पूरे माहौल पर डाली। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, मॉम, दादू कहाँ हैं? नैना जी प्लेट लगाते हुए बोले, आज खाना नहीं खाएंगे। आर्यवीर तुरंत उनकी तरफ देखने लगा। क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नैना जी बोली, नहीं, बस बोल रहे थे मन नहीं है। अवनी ने तुरंत उनकी तरफ देखा। कुछ हुआ है क्या मॉम? नैना जी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन आंखें साथ नहीं दे रही थी। नहीं बेटा, बस उनका मन नहीं है। अवनी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, ऐसे कैसे नहीं मन है? उसने तुरंत कहा, मैं लेकर आती हूँ मॉम दादू को। नैना जी कुछ बोलती उससे पहले ही अवनी दिग्विजय जी के कमरे की तरफ चली गई। आर्यवीर ने उसे जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन नजरें कुछ देर अवनी की जाती हुई पीठ पर टिकी रहीं। कमरे में दिग्विजय जी बिस्तर पर लेटे हुए थे। लाइट ऑन थी, लेकिन कमरे में अंधेरा सा लगा रखा था। वो छत की तरफ देख रहे थे। अवनी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आई।
दादू, दिग्विजय जी ने उसकी तरफ देखा और हल्का मुस्कुराने की कोशिश की। आ गई बेटा, अवनी उनके पास बैठ गई। आपने खाना क्यों मना कर दिया दादू? दिग्विजय जी बोले। भूख नहीं है बेटा, अवनी ने धीरे से कहा। सच में? उन्होंने उसकी तरफ देखा। आज मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। अवनी कुछ सेकंड उन्हें देखती रही, फिर बोली, दादू एक बात बताऊं? उन्होंने भौहें उठाई। अवनी बोली, मुझे ना लगता है भूख अपने आप नहीं लगती, लोग लगवाते हैं। दिग्विजय जी हल्का सा हंसे। अच्छा? अवनी सिर हिलाते हुए बोली। हाँ, आप चलिए हमारे साथ बैठिए। अगर आप हमारे साथ बैठेंगे ना तो आपको खाने का मन हो जाएगा, और अगर तब भी मन नहीं हुआ तो आप वापस आ जाना। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अवनी बच्चों की तरह बोली, वैसे भी मैं जाकर बोल दूंगी कि मेरे दादू मेरी बात नहीं मानते अगर आप नहीं चलेंगे तो। दिग्विजय जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे, अवनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। चलो ना दादू। उन्होंने उसे देखा, फिर धीरे से बोले, इतना मन से बुला रही हो तो चलो। अवनी तुरंत उठी और बोली, आइए। वो उनका हाथ पकड़कर धीरे धीरे बाहर लाई। नीचे आते समय दिग्विजय जी उसे देख रहे थे, जैसे उन्हें बहुत साल बाद घर में फिर से ऐसे किसी ने मनाया हो। नीचे आते ही सबकी नजरें उधर गई। नैना जी के चेहरे पर राहत आई। राजवीर बोला, ओहो, हमारी भाभी तो कमाल है। आर्यवीर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत हल्की मुस्कान आई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। दिग्विजय जी बैठ गए। बैठते ही आर्यवीर ने तुरंत पूछा, दादू तबीयत ठीक है ना? दिग्विजय जी ने उसकी तरफ देखा। आर्यवीर बोला, अगर कुछ भी दिक्कत है तो अभी डॉक्टर को बुला देता हूँ, पिछले महीने चेकअप भी हुआ था। दिग्विजय जी उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, कुछ बीमारियों का इलाज डॉक्टर नहीं करते बरखुरदार। सब चुप हो गए। उन्होंने आगे कहा, कुछ बीमारियों का इलाज परिवार करता है, और जब परिवार में सामंजस्य कम होने लगे तो डॉक्टर भी बहुत छोटा पड़ जाता है। कुछ सेकंड के लिए टेबल पर चुप्पी छा गई। यारवीर का चेहरा थोड़ा नीचे झुक गया। वो समझ गया था बात किस तरफ जा रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अवनी ने माहौल बदलने के लिए तुरंत प्लेट उठाई और दिग्विजय जी की तरफ बढ़ाई। दादू पहले ये खाइए, उन्होंने कहा। लेकिन बेटा, अवनी बोली, आप नहीं खाएंगे दादू तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सब उसकी तरफ देखने लगे। उन्होंने उसे देखा, फिर उसके सिर पर हाथ रखा। बड़ी जल्दी अपना बना लिया तुमने इस घर को बेटा। अवनी मुस्कुरा दी। उन्होंने एक बाइट खा लिया। अवनी तुरंत बोली, देखा भूख थी आपको। राजवीर बोला, भाभी आप तो इमोशनल ब्लैकमेलर निकली। सब हल्का मुस्कुरा दिए। नैना जी पहली बार पूरे समय थोड़ी सहज हुई। अवनी फिर दिग्विजय जी की प्लेट में थोड़ा थोड़ा रखती रही और बीच बीच में पूछती रही, ये खा लीजिए, ये खाकर बताइए, ये लीजिए, पानी दूँ? उस समय वो बहू नहीं लग रही थी, घर की बच्ची लग रही थी। और उधर आर्यवीर एक बार फिर वही सब देख रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि जो लड़की इस घर में इतनी दूरी लेकर आई थी, वही इतने कम समय में मॉम, दादू और राज के साथ ऐसे घुल जाएगी। उसके अंदर बहुत हल्का सा सुकून आया। उसने नज़रें नीचे कर ली और चुपचाप खाना खाने लगा। दिग्विजय जी पहले से थोड़े सहज लग रहे थे। आर्यवीर हमेशा की तरह ज़्यादा कुछ बोले बिना अपना डिनर खत्म कर रहा था। तभी राजवीर ने कई बार भाई की तरफ देखा, फिर पानी पिया, फिर दोबारा देखा। उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशंस था जो हर छोटे भाई का होता है, जब उसे पता हो कि सामने वाला पहले ना बोलेगा और उसे मनाना पड़ेगा। आखिर उसने हिम्मत करके कहा, भाई मुझे आपसे एक बात करनी थी। आर्यवीर बिना ऊपर देखे बोला, हाँ बोलो, तुम्हें कब से मुझसे बात करने के लिए परमिशन चाहिए? राजवीर ने हल्का सा गला साफ किया। वो भाई, मेरे सारे दोस्त मनाली जा रहे हैं, एक ट्रिप प्लान की है, तो मैं भी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आर्यवीर ने सीधा जवाब दिया, नहीं। राजवीर ने पलकें झपकाई। भाई आपने सुना भी नहीं? आर्यवीर शांत स्वर में बोला, सुन लिया, दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाना है। वैसे भी तुम्हारा लास्ट ईयर है, पढ़ाई पर फोकस करो, उसके बाद बिजनेस संभालना है तुम्हें। राजवीर का चेहरा उतर गया। भाई प्लीज एक आखिरी बार ना। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। राज, एक बार बोल दिया ना, फिर उसी बात पर जिद मत करो। राजवीर ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीरे से गर्दन घुमाई और उसकी नज़र अवनी पर जाकर रुकी। अवनी उस समय पानी पी रही थी। राजवीर ने दोनों हाथ जोड़ दिए और धीरे से उसकी तरफ झुककर बोला, भाभी प्लीज़। अवनी ने उसे देखा।
राजवीर धीरे से उसके कान के पास बोला, भाई को मना लो ना भाभी। अवनी उसे देखती रह गई, फिर मन ही मन बोली, वाह, मतलब ये आदमी सिर्फ पूरे मेरे ऊपर ही अपनी दादागिरी नहीं दिखाता, बाकी घर वालों पर भी वही रौब चलाता है। हिटलर है, पूरा हिटलर, जैसे पूरा घर इसके कंट्रोल रूम से चलता हो। उसने एक नज़र आरिवीर की तरफ देखा। वो आराम से खाना खा रहा था, जैसे उसके फैसले पर कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। राजवीर फिर धीरे से बोला, भाभी मेरी आखिरी उम्मीद आप हो। अवनी ने मन में सोचा, मुझे खुद नहीं पता ये मेरी बात कब सुनता है, लेकिन अब सब मुझे ही देख रहे हैं। दिग्विजय जी भी चुपचाप देखने लगे। अवनी ने कुछ सेकंड सोचा, फिर उसने पानी का गिलास नीचे रखा और बहुत सामान्य स्वर में बोली, एक बात पूछूं? आरिवीर ने उसकी तरफ देखा। अवनी बोली, राज अब बच्चा नहीं है। आरिवीर कुछ नहीं बोला। अवनी आगे बोली, आज वो दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना चाहता है तो आपको प्रॉब्लम है, लेकिन कल आप उसे बिजनेस संभालने की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में क्या हमेशा कोई उसके साथ रहेगा? आप रहेंगे? टेबल पर हल्की चुप्पी छा गई। अवनी शांत स्वर में बोली, अगर जिम्मेदारी सिखानी है तो कभी कभी अकेला छोड़ना भी पड़ता है, हर जगह रोक कर तो कोई सीखता नहीं। आरिवीर ने उसकी तरफ देखा। अवनी पहली बार बहस नहीं कर रही थी, बस बात अपनी रख रही थी। वो आगे बोली, और वैसे भी अगर आपको उस पर भरोसा नहीं होगा तो उसे खुद पर भरोसा कैसे आएगा? प्यार कमज़ोर नहीं करता है, किसी को ताकत देता है। कुछ सेकंड कोई नहीं बोला। राजवीर तो सांस रोक कर बैठा था। नैना जी भी आरिवीर को देखने लगी। आरिवीर ने पानी पिया, फिर बहुत सामान्य चेहरे से कुर्सी पीछे की ओर उठते हुए बोला, मेरा हो गया मॉम। राजवीर का चेहरा गिर गया। उसने सोचा, अब फिर से मना हो गया, अब आरिवीर उसे परमिशन नहीं देगा। तभी आरिवीर रुका, बिना पीछे मुड़े बोला, ठीक है, अपनी पैकिंग कर लो। राजवीर की आंखें चमक गई, लेकिन अगले ही पल आरिवीर ने पीछे मुड़कर कहा, लेकिन जिम्मेदारी से जाना, वहाँ ज़्यादा एडवेंचर मत करना। आजकल बेवजह रिस्क लेना समझदारी नहीं होती। लोकेशन ऑन रखना, और अगर कोई दिक्कत हो तो कॉल करना। राजवीर का चेहरा खिल गया। सच में भाई? आरिवीर ने सीधा कहा। एक बार हाँ बोल दी तो बोल दी। इतना कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, और जैसे ही वो ऊपर जाने लगा, पीछे से अचानक राजवीर कुर्सी से उठा और सीधे अवनी के पास पहुंच गया। भाभी आप बहुत अच्छी हो। बोलते हुए उसने खुशी में उसे हल्का सा घुमाकर उसके गाल पर एक झटपट सा किस कर लिया और बोला, आई लव यू भाभी। पूरा टेबल हंस पड़ा। अवनी खुद हंसते हुए बोली, अरे पागल। लेकिन उसी समय ऊपर जाते हुए आरिवीर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नज़र ठीक उसी सीन पर पड़ी। उसका चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी सिकड़ गई। उसने कुछ सेकंड राजवीर को देखा, फिर बहुत सामान्य चेहरे से बोला, राज। राजवीर तुरंत सीधा खड़ा हो गया। जी भाई। आरिवीर ने शांत स्वर में कहा, मनाली जा रहे हो? मंगल ग्रह पर नहीं, थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो। राजवीर तुरंत सीधा खड़ा हो गया और आरिवीर बिना कुछ और बोले ऊपर चला गया। लेकिन उसके जाते समय उसके चेहरे पर जो हल्की सी शक्ति थी, उसे देखकर दिग्विजय जी और नैना जी दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। दिग्विजय जी मन ही मन बोले, जलन, बरखुरदार जलन हो रही है तुम्हें अपने ही भाई से, पर सामने मत दिखाना। कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में और दिल में, जो जल्द ही सबके सामने आएगा, क्योंकि प्यार और मोहब्बत को कभी कोई छुपाए नहीं छुपा सकता है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।